नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार परीक्षाओं पूछे जाते हैं साथियों। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं साथियों। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि गांगे कोटचोलपुरम को किस चोल शासक ने अपनी राजधानी बनाया था। इसे पूछा गया कि गांगे कोटचोलपुरम को किस चोल शासक ने अपनी राजधानी बनाया था। तो राजेंद्र प्रथम ने गांगे कोटचोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, कहता है कि दिल्ली सल्तनत में कृषि सुधार के लिए दीवान ए आमिर कोही विभाग की किसने बनाया था। इससे पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत में कृषि सुधार के लिए दीवान ए आमिर कोही विभाग किसने बनाया था। साथियों, ये दीवान ए आमिर कोही एक कृषि विभाग था, ठीक है, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, कहता है कि बंगाल का प्रसिद्ध पवना किसान विद्रोह किसके खिलाफ था। इसे पूछा गया कि जो पवना विद्रोह था वो किसके खिलाफ था। साथियों, जो पवना विद्रोह है ये 1873 से 1876 इसमें हुआ था और यह स्थानीय जमींदारों के विरोध में था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, कहता है कि पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की सीमा को क्या कहते हैं। इसमें पूछा गया कि पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की सीमा को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की सीमा को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनराड असंबद्धता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, कहता है कि अल नीनो घटना का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। पूछा गया कि अल नीनो घटना का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथियों, अल नीनो घटना से भारतीय मानसून में सूखा और कमज़ोर हो जाता है, मतलब भारतीय मानसून में सूखा हो जाता है और वह कमज़ोर हो जाता है, जिससे भारत में वर्षा नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी नदी है जो मालवा पठार को ढक्कन के पठार से अलग करती है। आपको बताना कि इनमें कौन सी नदी है जो मालवा पठार को ढक्कन के पठार से अलग करती है। तो नर्मदा नदी है जो मालवा पठार को ढक्कन के पठार से अलग करती है। साथियों, नर्मदा नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, कहता है कि प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। पूछा गया कि प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। साथियों, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होने पर कार्यभार कौन संभालता है। पूछा गया कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो उनका कार्यभार कौन संभालता है। साथियों, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उनका कार्यभार या उनका पद है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। कौन संभालते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 में है। किसके? अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, कहता है कि लॉरेंस वक्र से अर्थव्यवस्था में क्या मापा जाता है। पूछा गया कि लॉरेंस वक्र के द्वारा अर्थव्यवस्था में क्या मापा जाता है। तो लॉरेंस वक्र के द्वारा आय की असमानता मापी जाती है। क्या? आय की असमानता मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन
सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि आरबीआई की तरलता समायोजन सुविधा का मुख्य कारण क्या है। पूछा गया कि आरबीआई की तरलता समायोजन सुविधा का मुख्य कारण क्या है। तो आरबीआई की तरलता समायोजन सुविधा जो यह रेपो और रिजर्व रेपो दर से संबंधित है। किससे? रेपो दर और रिजर्व रेपो दर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति में बाजार में क्या देखा जाता है। पूछा गया कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति में बाजार में क्या देखा जाता है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति में बाजार में उच्च महंगाई और उच्च बेरोजगारी देखी जाती है। क्या देखी जाती है? उच्च महंगाई और उच्च बेरोजगारी देखी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। सब पूछा गया कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। साथियों, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी के भीतर हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। पूछा गया कि पानी के भीतर जो हवा का बुलबुला है वो किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो पानी के भीतर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। कैसे? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछा गया कि ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी के किस तत्व को स्ट्रेजर गैस कहा जाता है। पूछा गया कि आवर्त सारणी में किस तत्व को स्ट्रेजर गैस कहते हैं। तो आवर्त सारणी में जो जेनिन ग्रुप होता है उनको हम स्ट्रेजर गैस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि लोहे पर जंग लगने से उसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि लोहे पर जंग लगने पर उसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथियों, जब किसी लोहे की राड पर जंग लगता है तो पहले उसका भार बढ़ता है। ठीक है, पहले उसका भार क्या होता है? बढ़ता है, फिर बाद में उसी के कारण घटने लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि पहले बढ़ता है फिर घटता है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्वारेजिया अम्लराज बनाने के लिए HCl और NHO3 का अनुपात क्या होता है। पूछा गया कि अम्लराज बनाने के लिए HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। तो अम्लराज में HCl होता है वो 3 होता है और HNO3 वो एक होता है। ठीक है, 3:1 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कैब्रेज चक्र कहाँ संपन्न होता है। पूछा गया कि मानव कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कैब्रेज चक्र है वह कहाँ पर संपन्न होता है। तो कैब्रेज चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पौधों में किस हार्मोन्स को तनाव हार्मोन्स कहा जाता है। इसे पूछा गया कि पौधों में किस हार्मोन्स को हम तनाव हार्मोन्स कहते हैं। तो पौधों के एबिसिक्स अम्ल, ठीक है, जो एबिसिक्स एसिड है उसको हम तनाव हार्मोन्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विल्सन रोग शरीर में किस तत्व की अधिक मात्रा जमा होने से होता है। पूछा गया कि विल्सन रोग है वह शरीर में किस तत्व की अधिक मात्रा जमा होने से हो जाता है। तो विल्सन रोग तांबे की अधिक मात्रा जमा होने से हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रसिद्ध 10% का नियम किसने दिया था। पूछा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रसिद्ध 10% का नियम है किसके द्वारा दिया गया था। तो ऊर्जा का प्रसिद्ध 10% का नियम रेमंड
लिडमैन ने दिया था। किसने दिया था? रेमंड लिडमैन ने दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य संबंध किससे है? इससे पूछा गया कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। किससे? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि जलाशयों में होने वाले यूट्रोफिकेशन, ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, जलाशयों में होने वाले यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण क्या है? पूछा गया कि जलाशय में होने वाले यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण क्या है? तो जलाशय में होने वाले यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण है पोषक तत्वों की अधिकता। क्या? पोषक तत्वों की अधिकता, ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फेट की अधिकता के कारण यूट्रोफिकेशन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि OSI मॉडल में कुल कितनी परतें होती हैं और राउटिंग किस परत पर होती है? इसे पूछा गया कि OSI मॉडल में कुल कितनी परतें होती हैं और राउटिंग किस परत पर होती है? तो OSI मॉडल में कुल 7 परतें होती हैं। कितनी होती हैं? 7 परतें होती हैं, ठीक है। और राउटिंग यह है नेटवर्क परत में होती है। किस में होती है? नेटवर्क परत में होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर CPU के भीतर स्थित सबसे तेज और छोटी मेमोरी कौन सी है? इसमें पूछा गया कि कंप्यूटर CPU के भीतर सबसे तेज और छोटी मेमोरी कौन सी है? तो कंप्यूटर CPU के भीतर सबसे तेज और छोटी मेमोरी है रजिस्टर। क्या? रजिस्टर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर फाइलों को लॉक करके फिरौती मांगने वाले मालवेयर को क्या कहते हैं? पूछा गया कि कंप्यूटर फाइलों को लॉक करके फिरौती मांगने वाले मालवेयर को क्या कहते हैं? तो फिरौती मांगने वाले मालवेयर को रैंसमवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंसमवेयर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि यूनेस्को स्थल पट्टादकल के स्मारक किस राज्य से संबंधित है? पूछा गया कि यूनेस्को स्थल पट्टादकल के स्मारक हैं वो किस राज्य में हैं? तो पट्टादकल के स्मारक ये कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है? ये कर्नाटक राज्य में है और इन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।